नमस्कार दोस्तों, सुकून साहित्य के में आपका स्वागत है। चूँकि ये चैनल साहित्य से संबंधित है, तो इससे संबंधित एक विषय है सृजनात्मक लेखन और कौशल, BHDM 161। जिनके कल एग्ज़ाम भी होंगे उनके लिए ये सेशन इम्पोर्टेंट हो सकता है यही सारे क्वेश्चन आ जाएं आपके एग्जाम में। इसमें हम 10 क्वेश्चन देखेंगे। मतलब साहित्य के और ये अखबारों के जो लेखन में या पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहते हैं उनके लिए भी शायद ये सहायक हो। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें हम रिपोर्टाज, फीचर, लेखन, प्रभावी लेखन, बुक समीक्षा मतलब किताब समीक्षा और भी कई सारी चीज़ें हैं। फोटो पत्रकारिता, आधुनिक और डिजिटल युग में परिवर्तन, रिपोर्टर की विशेषताएं, साहित्यकार से सवाल कैसे करें, ये सब इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे। इस तरह की चीज़ों को अध्ययन करेंगे जिससे हमारा लिखने का और चीज़ों को समझने का तरीका थोड़ा सा विकसित होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। क्या है रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं? रिपोर्टाज लेखन के लिए आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालिए। यह आंसर असाइनमेंट से उठाए गए हैं ये क्वेश्चन। अब चूंकि असाइनमेंट एक ऐसा चीज़ है जो सारी किताब को कवर करता है, तो लगभग किताब में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें कवर की गई हैं। तो इसमें आपको 800 शब्दों में लिखना है, और लेकिन एग्जाम में आपको 400 शब्दों में लिखना होता है। 5 क्वेश्चन करना है तो ठीक है। 8 क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं सॉरी। तो इसमें हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे तालिका, तथ्य और एग्जाम्पल, समय, संबंधित उदाहरण की सहायता से। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा क्या है, रिपोर्टाज से आप क्या समझते हैं और रिपोर्टाज लेखन के लिए आवश्यक बिंदुओं पर प्रकाश डालना है। तो परिभाषा क्या होता है, रिपोर्टाज का स्वरूप क्या होता है और लेखन के प्रमुख बिंदु। तो देख लीजिए क्या है। सबसे पहले रिपोर्टाज आधुनिक गद्य की एक अत्यंत जीवंत और प्रभावशाली विधा है। यह शब्द फ्रांसीसी भाषा के रिपोर्टेज से आया है, जिसका सीधा संबंध किससे होता है, रिपोर्ट से होता है। जब किसी घटना को आंखों देखा वर्णन केवल सूचना मात्र न रहकर लेखक की संवेदना और कलात्मकता से जुड़ जाती है और जुड़ करके साहित्यिक रूप ले लेती है, इसी चीज को हम रिपोर्टाज कहते हैं। एक तरह से एक पूरा ये रचना होता है, एक पूरा ग्रंथ होता है जो किसी आंखों देखी घटना का विवरण मिलता है। उसमें लेखक लिखता है, उसमें अपने भावनाएं भी डालता है, उसमें अपने कलात्मक का भी प्रदर्शन करता है। तो उस चीज़ को हम रिपोर्टाज कहते हैं। जैसे लक्ष्मीपुरा रांगे राघव द्वारा लिखा गया एक और उपन्यास है, तूफानों के बीच, ये सब रिपोर्टाज के उदाहरण हैं। अभी आगे देखेंगे। तो ये हो गया परिभाषा। रिपोर्टाज के अर्थ और स्वरूप क्या है। रिपोर्टेज समाचार और साहित्य का एक सुंदर संगम है। इसमें समाचार को साहित्य के रूप में मतलब साहित्य से जोड़ करके दिखाया जाता है, संग्रहित किया जाता है। जहां एक सामान्य समाचार केवल क्या, कब, कहां और कैसे का उत्तर देता है, वही रिपोर्टाज पाठक के हृदय को छूने का प्रयास करता है। ठीक है। अब क्या है तथ्यात्मकता। इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, संवेदनशीलता, कलात्मकता। तथ्यात्मकता क्या है, इसमें कल्पना का स्थान कम होता है और वास्तविकता का अधिक होता है। संवेदनशीलता, इसमें लेखक घटना को केवल देखता नहीं है बल्कि उसे महसूस करता है और पढ़ने वाले पाठकों को भी झकझोर देता है और उसको भी महसूस होता है। इसकी भाषा और शैली कथात्मक और प्रभावशाली होती है। ये किसी भी घटना को कथा के रूप में लिखता है या दर्शाता है
और ये भाषा शैली कथात्मक होता है और प्रभावशाली होता है, जिससे पाठक स्वयं को उस घटना स्थल पर महसूस करने लगता है। रिपोर्टाज लेखन के लिए आवश्यक बिंदु। एक अच्छे रिपोर्टाज लिखने के लिए कौन कौन से बिंदु का ध्यान देना चाहिए? देखिए, आंखों देखा वर्णन। रिपोर्टाज के लिए सबसे पहली शर्त यही है कि लेखक को उस घटना का स्वयं देखा हो। नहीं, इसकी सबसे बड़ा यही है अनिवार्यता कि उस घटना को लेखक ने अपनी आंखों से देखा हो, और बिना प्रत्यक्ष अनुभव के रिपोर्टाज में जीवंतता नहीं आ सकती। जैसे कोई एसी में बैठ के, कमरे में बैठ के चाहे मैं बाहर की चीज़ों को देख लूँ, नहीं, बाहर जाओगे, फील्ड में जाओगे तब पता चलेगा कि वहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे भूख से तड़प रहे हैं, है ना। उसका तथ्य और सत्यता। चूंकि यह एक पत्रकारिता से जुड़ी विधा है, इसलिए इसमें आंकड़ों और तथ्यों का सटीकता बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रामक जानकारी रिपोर्टाज की विश्वसनीयता को खत्म कर देती है। इसमें भ्रामक जानकारी नहीं रखनी चाहिए, जो कि आज की पत्रकारिता का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। मनोवैज्ञानिक चित्रण। लेखकों को पात्रों या पीड़ितों की मानसिक स्थिति और उनके संघर्षों का सूक्ष्म चित्रण करना चाहिए। भाषा शैली, इसकी भाषा शैली सरल हो, स्पष्ट हो, लेकिन मर्म स्पर्शी होनी चाहिए। पढ़ने पे उसका मर्म समझ में आए, भावात्मक होना चाहिए। इसमें भारी भरकम शब्दों के बचाव, क्रियाशील और बिंबात्मक शब्दों का प्रयोग बेहतर होता है। उद्देश्य, रिपोर्टाज का उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि समाज की किसी विशेष परिस्थिति या समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करना होता है। रिपोर्टाज विधा का विकास करना। ये हो गया रिपोर्टाज का परिभाषा, हो गया अर्थ स्वरूप, हो गया रिपोर्ट लेखन और आवश्यक बिंदु हो गया। अब तीसरा आता है रिपोर्टाज विधा का विकास कर। कालखंड है, प्रमुख लेखन है, प्रसिद्ध कृतियां हैं और विशेषता। तो प्रारंभिक काल में लगभग द्वितीय विश्व युद्ध के समय शिवदान सिंह सुमन लेखन है, शिवदान सिंह चौहान। इनकी रचना है लक्ष्मीपुरा, 1938 में प्रकाशित हुई थी। इसे हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज भी माना जाता है। ठीक है, इसे हिंदी का प्रथम रिपोर्टाज माना जाता है। उसके बाद आते हैं विकास काल, यानी पुराना काल हो गया, विकास हुआ इसमें स्वतंत्रता के आसपास। रांगे राघव, तूफानों के बीच जो बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था, उसका मार्मिक चित्रण किया गया है। पढ़ेंगे तो जानेंगे उसको। उत्कर्ष काल, आधुनिक काल में फणीश्वरनाथ नेहरू एक बहुत अच्छे हैं, फणीश्वरनाथ रेणु जी की एक और है, ऋण जल धन जल आकाश की वर्षा। ये ग्रामीण जीवन और प्राकृतिक आपदाओं का सजीव वर्णन है। ठीक है, इन्होंने बिहार में जो बाढ़ आया था उसको यहाँ पे ऋणुजल धनजल में वर्णित किया है बहुत पहले। समकालीन काल मतलब अभी, मतलब आसपास जो आधुनिक काल में, धर्मवीर भारती, युद्ध यात्रा, यह भारत पाक युद्ध का आंखों देखा विवरण इसमें मिलता है। ऐसे ही रिपोर्टाज और रिपोर्ट में अंतर क्या होता है? अक्सर लोग रिपोर्ट और रिपोर्टाज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इसमें सूक्ष्म अंतर है। रिपोर्ट एक वस्तुनिष्ठ है, जबकि रिपोर्टाज एक विषय निष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मतलब छोटा, विषय निष्ठ मतलब बड़ा होगा। इसमें लेखक की निजी भावना का कोई स्थान नहीं होता। रिपोर्ट में कोई स्थान नहीं, शॉर्ट में होगा, जिसका केवल सूचना देना होता है। रिपोर्टाज में लेखक के निजी अनुभव और संवेग भी शामिल होते हैं। यह पाठकों को भावित करने की क्षमता भी रखता है। प्रभावी रिपोर्टाज के उदाहरण, सबसे पहले देखिए तूफानों के बीच जो रांगे राघव। इस रिपोर्टाज में बंगाल की अकाल का ऐसा वर्णन है कि पाठक की आंखों के सामने नर कंकाल नाचने लगते हैं। यहाँ तथ्य कितने मरे और संवेदना भूखमरी का दर्द का बेजोड़ तालमेल है। उदाहरण, ऋणजल धनजल रेणु। दूसरा उदाहरण है, ये रेणु जी की बिहार की बाढ़ का वर्णन करते हुए न केवल पानी के तांडव को दिखाया गया है, बल्कि बाढ़ में फंसे इंसानों और पशुओं के बीच के संबंधों को भी बड़ी खूबसूरती से उकेरा गया है। निष्कर्ष क्या निकलता है? संक्षेप में कहा जाए तो रिपोर्टाज वह विधा है जो इतिहास के सूखे तत्वों को प्राण फूंक देती है। यह पत्रकार की निष्पक्षता और साहित्यकार की सहृदयता का मिश्रण है। आज के डिजिटल युग में सूचनाओं की बाढ़ है,
जहाँ एक अच्छा रिपोर्टाज हमें रुक कर सोचने और महसूस करने पर मजबूर करता है। अगर रिपोर्टाज अच्छा है तो उस चीज़ को लोग पढ़ेंगे, उसको रुक के पढ़ने में मजबूर हो जाएंगे। अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 2। थोड़े प्रश्न लंबे हैं, वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है, तो 2.2 पे करके आप देख सकते हैं, 2 पॉइंट पे, है ना। इसके बाद आता है फीचर के महत्व और वैशिष्ट्यों का विश्लेषण कीजिए। फीचर क्या होता है? फीचर लेखन भी पत्रकारिता की एक ऐसी विधा है जो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का अद्भुत संगम है। इसमें सूचना भी होता है, शिक्षा भी होता है और मनोरंजन का एक साधन भी होता है। जहाँ समाचार केवल कब, क्या और कैसे पर ध्यान देता है, वही फीचर कैसे और क्यों के साथ मानवीय संवेदनाओं को जोड़ता है। नीचे फीचर के कुछ विशिष्ट महत्व दिए गए हैं, इसे यहाँ पे देख लीजिए। फीचर का स्वरूप और अर्थ। फीचर एक ऐसा सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने के साथ साथ उनका मनोरंजन और उन्हें सोचने पर मजबूर करना होता है। इसमें लेखक को अपनी राय व्यक्त करने की छूट होती है। फीचर के मुख्य घटक क्या क्या होते हैं? तथ्य। फीचर काल्पनिक नहीं होता, यह वास्तविक घटनाओं और आंकड़ों पर आधारित होता है। मानवीय तत्व, इसमें भावनाएं और मानवीय दृष्टिकोण भी प्रधान होते हैं। शैली क्या होती है? शैली कथात्मक होता है। शैली जो है वो कथात्मक होगा और विवरणात्मक होगा। उद्देश्य ज्ञानवर्धन और मार्गदर्शन और मनोरंजन। फीचर का महत्व क्या है? समकालीन पत्रकारिता में फीचर का महत्व निम्नलिखित कारणों से बढ़ गया है। मतलब अभी के टाइम पे फीचर मतलब आप फीचर देगा फिगरेटिव, जो जिसमें ज़्यादा अभी जो भी रचनाएं आती है उसमें कितने सारे फिगर होते हैं, चित्र ज़्यादा होता है। देख लीजिए क्या है इसका। गहन विश्लेषण। समाचार केवल सतही जानकारी देते हैं, जबकि फीचर कई विषयों की गहराई में जाकर उसे प्रभावों का विश्लेषण करते हैं। पाठकों से जुड़ाव। यह शुष्क तथ्यों को कहानी के रूप में पेश करता है जिसे पाठक विषय से भावनात्मक रूप से जुड़ जाता है। मार्गदर्शन, विशेषकर जीवन शैली या कैरियर जैसे फीचर पाठकों को व्यवहारिक सलाह और दिशा प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक संरक्षण। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक फीचर हमारी विरासत को जीवंत रखने का कार्य करते हैं। ऐसे ही आपका है तीसरा, फीचर की वैशिष्ट या विशेषताएं। फीचर को अन्य लेखन विधाओं से अलग करने वाली प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जैसे क्या है? रचनात्मकता और मौलिकता। इसमें रचनात्मकता और मौलिकता होता है। फीचर लेखक शब्दों के माध्यम से चित्र खींचता है। इसमें भाषा का प्रयोग कलात्मक होता है। यह आत्मनिष्ठा। इसमें समाचार में लेखक तटस्थ रहता है, लेकिन फीचर में लेखक अनुभव, विचार और समाधान साझा करता है। ठीक है, समाचार में क्या कहता है? केवल समाचार देना है, लेकिन फीचर में क्या है? उसमें उसके साथ अपने अनुभव, विचार और संवेदनाएं भी साझा करनी है। कोई निश्चित ढांचा नहीं होता है। समाचार उल्टा पिरामिड शैली में लिखा जाता है, जो कि फीचर लेखन को कोई तय सीमा या ढांचा में नहीं लिखा जा सकता है। यह कथा की तरह शुरू होकर अंत तक रोचक बना होता है। घ क्या है? लंबी शेल्फ लाइफ। समाचार अगले दिन ही पुराना हो जाता है, लेकिन एक अच्छा फीचर होगा तो महीनों बाद भी उतना ही प्रासंगिक रहेगा और पठनीय रहेगा। फीचर के प्रकार और उदाहरण। फीचर का प्रकार, काल, समय की प्रासंगिकता और उदाहरण, 3 चीजें हैं। फीचर देखेंगे, प्रकार जैसे, और यहाँ पे प्रासंगिक किस काल में था, उदाहरण देखें। जैसे सामयिक फीचर, वर्तमान घटनाक्रम पर आधारित, मतलब समय के अनुसार। अभी सामयिक फीचर कहते हैं, समसामयिक जिसे कहते हैं। जैसे स्मार्ट सिटी मिशन, बदलते शहरों की नई तस्वीर। ये क्या है? हेडिंग है फीचर की, और इसमें बहुत सारी चीजें मेंशन रहेंगी। ऐतिहासिक फीचर से अतीत और इतिहास पर आधारित, जैसे 1857 की क्रांति, झांसी के किलों की अनसुनी दास्तां, ये एक फीचर का हेडिंग हो गया। व्यक्तिगत फीचर, किसी विशिष्ट व्यक्ति के जीवन पर, जैसे संघर्ष से शिखर तक, एक आम आदमी की असाधारण कहानी।
विज्ञान और तकनीक पर आधारित, भविष्य और नवाचार पर आधारित, जैसे एआई और मानव श्रम, क्या मशीनें हमारा स्थान छीन लेंगी? इस तरह के उदाहरण हैं फीचर के। प्रभावी फीचर लेखन के सूत्र। एक प्रभावी फीचर लेखन के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन आवश्यक है। विषय का चयन करना, विषय रोचक और जन सरोकार से जुड़ा होना चाहिए, सामग्री जुटाना, इसमें गहन शोध, साक्षात्कार और मौके पर जाकर तथ्य एकत्रित करना पड़ता है। आकर्षक शीर्षक जो पाठकों की उत्सुकता जगाए। प्रारंभ, यह इतना प्रभावी होना चाहिए कि पाठक पूरा लेख पढ़ने को मजबूर हो जाए। निष्कर्ष, फीचर का अंत विचारोत्तेजक या किसी समाधान के साथ होना चाहिए। विशेष टिप्स क्या है? फीचर में फोटोग्राफ होना चाहिए, रेखा चित्र होना चाहिए। इन्फोग्राफिक्स का प्रयोग इसकी प्रभावशीलता को दुगना कर देता है, जो कि आज के डिजिटल में हम देखते हैं। संक्षेप में कह सकते हैं, फीचर पत्रकारिता की वह ग्लैमर और आत्मा है जो निर्जीव तथ्यों में प्राण फूंकने का कार्य करता है। यह केवल सूचना नहीं देता, बल्कि समाज का आईना बनकर पाठकों को जागरूक और संवेदनशील बनाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। अब नेक्स्ट में हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 इज पुस्तक समीक्षा लेखन। ये सब बहुत अच्छा ये है, पुस्तक समीक्षा लेखन कैसे किया जाता है। पुस्तक समीक्षा लेखन के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ठीक है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। सबसे पहले पुस्तक समीक्षा लिखना क्या होता है? मात्र एक सारांश प्रस्तुत करना नहीं है, बल्कि यह पाठक को पुस्तक के मर्म, शैली और प्रासंगिकता से अवगत कराने की कला है। प्रभावी समीक्षा के लिए निम्नलिखित तर्कपूर्ण बिंदुओं का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे समीक्षा के मुख्य घटक क्या है? एक संतुलित समीक्षा एवं तथ्यों और विश्लेषण का सामंजस्य होना चाहिए। घटक: विवरण, महत्ता, तर्क। ग्रंथ सूचना, ग्रंथ सूची की सूचना, यानी जो आपने ग्रंथ लियो। मैं एक दिखा देता हूँ, एक पेपर है उसमें एक फीचर दिखाया गया है। उस फीचर में मैं आपको दिखाता हूँ। पुस्तक समीक्षा, बुक रिव्यू दिखाया गया है। मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए, अमर उजाला की अखबार है, इसमें एक दिया गया है, यह है किताब घर, ये बुक रिव्यू है। इसमें देखो लिखा गया है सारी चीज़ें, कौन सी बुक है, कौन लिखा गया है और कहाँ से, किस चीज़ के लिए, क्या क्या है इसमें। तो ऐसे ही क्या क्या ध्यान में रखना है ये बुक रिव्यू के लिए दिखाते हैं यहाँ पे। ग्रंथ सूची, शीर्षक का नाम, लेखक, प्रकाशक, मूल्य, प्रकाशन वर्ष और ISBN नंबर होना चाहिए। ये क्या, इसका महत्व क्या है? पाठक को पुस्तक की उपलब्धता और प्रामाणिकता की जानकारी मिलती है। विषय प्रवेश, पुस्तक का मुख्य विषय और शैली, यानी पुस्तक का मुख्य विषय और शैली क्या है इसको बताना चाहिए। तब क्या होगा, पाठक यहाँ पे जाने के लिए आकर्षित होंगे। ठीक है, यह पाठक की रुचि के अनुसार पृष्ठभूमि तैयार करता है। लेखक का परिचय, और लेखक का परिचय, लेखक की पृष्ठभूमि क्या है, उनकी अन्य कृतियाँ और विशेषताएं क्या है। अगर लेखक अच्छा होगा, उसकी किताबें बहुत चलती होंगी, अच्छी होंगी तो लोग और पढ़ेंगे। यह पुस्तक के दृष्टिकोण को समझने और लेखक की साख स्थापित करने में मदद करता है। कथानक तथा तथ्य, मुख्य घटनाएं या विचारों का संक्षिप्त विवेचन, पाठकों को विषय वस्तु की संरचना का अनुमान लग जाता है। ध्यान रहे, पूर्ण कहानी न हो, मतलब ऐसा नहीं कि आप पूरी किताब ही इसमें लिख दे रहे हो। आपका रिव्यू बड़ा हो जाएगा, कोई पढ़ेगा भी नहीं और फिर इससे लेखक को नुकसान भी होगा। ठीक है, तो ये पूर्ण कहानी नहीं है, बस कहानी का मतलब एक आपको कथानक, विषय वस्तु थोड़ा सा बताना है, संरचना क्या है। इसको आपको आलोचनात्मक विश्लेषण भी करना है। पात्र चित्रण, भाषा शैली, तर्क और नवीनता का मूल्यांकन, यह समीक्षा का हृदय है जो पुस्तक की गुणवत्ता और कमियों को उजागर करता है। ठीक है, हालांकि पात्र चित्रण कैसे होता है, कोई भी लेखक पात्र
रियल पात्र नहीं लिखता है, बहुत कम किताबें मिलेगी जिसमें रियल पात्र होंगे, रियल कैरेक्टर या सच्चे पात्र बहुत कम किताबें मिलते हैं। किसी भी लेखक अपनी कहानी लिख रहा है या किसी और की कहानी, तो उसमें पात्रों को चेंज करता है, उसकी जगह पे कोई और नाम ले आता है, तो इस तरह से इसमें बताना होता है। निष्कर्ष और रेटिंग, पुस्तक की अनुशंसा और अंक। अब लास्ट में आपको बताना है कि इसकी अनुशंसा क्या, आप इसको किसी को रिकमेंड करेंगे पढ़ने के लिए, उसके लिए आप कितने में से कितने अंक देंगे, ये निष्कर्ष और रेटिंग। इससे पाठक को अंतिम निर्णय लेने में स्पष्टता मिलेगी कि आप पाठक किताब को पढ़े या ना पढ़े। लेखक के समय सॉरी ये पुस्तक समीक्षा लेखक के समय ध्यान रखने योग्य बातें क्या है, गहन अध्ययन करना है। अब ऐसा नहीं कि किताब लिए ऐसे ऊपर ऊपर पढ़ लिए आप आ गए समीक्षा लिखने, नहीं, किताब को एक बार पढ़ना है, 2 बार पढ़ना है, विशेष चीज़ों को अंडरलाइन करना है, उस पर ध्यान देना है। बिना पूर्ण पाठ पढ़े समीक्षा लिखना सतही और अविश्वसनीय होता है। पढ़ते समय मुख्य बिंदुओं के नोट्स बनाना प्रभावी रहता है। वस्तुनिष्ठता, समीक्षा व्यक्तिगत राग द्वेष या पूर्वाग्रहों से मुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि लेखक को आप जानते हो या आपसे दुश्मनी है तो आप समीक्षा खराब कर दोगे, अगर जानते हो समीक्षा असली मतलब एक तरफा कर दोगे, नहीं, ये क्या होना चाहिए, निरपेक्ष होना चाहिए समीक्षा। प्रशंसा या आलोचना जो भी है तर्क संगत और साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए, किताबों के उदाहरण पे, तथ्यों पे। संतुलन, केवल अच्छाइयाँ लिखना है, इससे विज्ञापन बना देता है। अगर हम किसी किताब की किसी भी चीज़ की केवल अच्छाइयाँ लिखते हैं तो क्या है, मात्र विज्ञापन है। एक अच्छी समीक्षा में खूबियों और कमियों का संतुलन विवरण आवश्यक है, संतुलित विवरण आवश्यक है। प्रासंगिकता और काल, पुस्तक किस समय लिखी गई और आज के संदर्भ में उसकी क्या उपयोगिता है, इस पर विचार करना भी समीक्षा को जीवंत बनाता है। ठीक है, तो यह आपका है समीक्षा लेखन में ध्यान रखने योग्य बातें। अब आता है संबंधित उदाहरण संक्षेप में। जैसे देख लीजिए हमारे पास, यदि जैसे मुंशी प्रेमचंद की बात करें, उनकी एक किताब है क्या, मुंशी प्रेमचंद की बात करें तो ये गबन की समीक्षा कर रहे हैं, तो उसमें क्या, काल स्वाधीनता, पूर्व भारत है जहाँ मध्यम वर्गीय का प्रदर्शन प्रियता मुख्य समस्या, मतलब मध्यम वर्ग से अभी भी क्या है, अभी जो बड़े बड़े लोग हैं शादियों में ऐसे बड़े खर्चे कर रहे हैं, उसको देख देख के छोटे छोटे लोग भी और दिखावा के चक्कर में मतलब अपने लाइफ खराब कर रहे हैं। तो प्रदर्शन प्रियता का मुख्य समस्या, जैसे उदाहरण क्या है इसमें, रामानाथ द्वारा जल्पा के गहनों के मोह को पूरा करने के लिए किया गया सरकारी गबन, ये क्या है, उस समय के लोगों की वो दिखाता है मानसिकता। तत्कालीन सामाजिक मूल्यों और विसंगतियों को तार्किक रूप से दर्शाता है। निष्कर्ष, यह आज भी उपभोक्तावादी संस्कृति के संदर्भ में उतना ही प्रासंगिक है। ठीक है, अभी भी चल रहा है बहुत सारे, जैसे कोवैक्स, मतलब क्या ही कहा जाए, बताना सही है गलत है, क्योंकि सोशल मीडिया ज़माना है, हम भी जाके देखे नहीं है, आप भी जाके देखे नहीं है, तो इसलिए किसी भी निष्कर्ष से पहुंचना अच्छा नहीं होता है। लेकिन सुनने में अफवाहें हैं, क्या है सही है पता नहीं, भगवान जाने, चंदा चोरी मतलब बहुत चीज़ें हैं। निष्कर्ष, प्रभावी पुस्तक समीक्षा पाठक और पुस्तक के बीच एक सेतु का कार्य करती है। यह पाठक को केवल यह नहीं बताती कि क्या हुआ, बल्कि यह समझाती है कि क्यों हुआ और कैसे लिखा गया। ठीक है, इसे बस किताब भी है लेकिन उसको बताना नहीं चाहूँगा मैं। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आइए हम पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन अभी मिस हो गया है, बाद में बताऊंगा मैं आप लोगों को। 5 नंबर क्वेश्चन अब क्या है कि किसी साहित्यकार से साहित्याकार के लिए 10 प्रश्न तैयार करना है। तो कैसे करेंगे तैयार प्रश्न? किसी साहित्यकार का साक्षात्कार लेना केवल प्रश्न पूछना नहीं है, बल्कि उनकी वैचारिक यात्रा, सृजन प्रक्रिया की परतों को उघाड़ना है। एक प्रभावी साक्षात्कार के लिए तथ्य, काल, साहित्यिक संदर्भों का समावेश
बहुत ही आवश्यक है। अब नीचे कुछ प्रश्नावली तैयार करने और रूपरेखा संबंधित कुछ तथ्य दिया, जैसे भूमिका, मुख्य उद्देश्य क्या है, भूमिका में क्या है, साहित्यकार कालखंड और उनकी मुख्य विधा का परिचय लेना होता है। ठीक है। प्रश्नावली, रचना प्रक्रिया, सामाजिक सरोकार, व्यक्तिगत दर्शन पर केंद्रित, निष्कर्ष, भावी पीढ़ी के लिए संदेश और साहित्य का भविष्य। तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। आइए देखते हैं कैसे कौन कौन से 10 प्रश्न देख लेते हैं। आप अपने हिसाब से भी प्रश्न तैयार कर सकते हैं। इट इज़ ओनली फॉर योर नॉलेज इन्फॉर्मेशन। इट इज नॉट खींच दिया ऐसे एक पत्थर पर लकीर, ये लकीर हो गई, ऐसा नहीं है। प्रारंभिक प्रेरणा और कालखंड, जैसे आपकी लेखन यात्रा का प्रारंभ जिस दौर में हुआ वह सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल का समय था। उस विशिष्ट कालखंड ने आपकी लेखनी को किस प्रकार आकार दिया? क्या कोई विशेष घटना आपके साहित्य की नींव बनी? ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं प्रेरणा और कालखंड से संबंधित। विधा का चयन, अब चूंकि हिंदी साहित्य में बहुत सारी विधाएं, कहानी, निबंध, कविता, गद्य, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, छाया चित्र, पता ना क्या क्या, यात्रा वृत्त, चित्र ना, तो ऐसे तो विधा से पूछना है कि जैसे कोई लेखक केवल गद्य लिखता है, कोई लेखक केवल पद्य लिखता है, तो आपने इसे पद्य में ही क्यों लिखा, गद्य ही क्यों चुना? इसे देख लीजिए क्या है, आपने कविता, कहानी, उपन्यास को ही अपनी अभिव्यक्ति का माध्यम क्यों चुना? क्या आपको लगता है कि कुछ अनुभूतियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें केवल एक विशिष्ट विधा में ही बांधा जा सकता है? कुछ चीज़ें हैं जो केवल काव्य से ही बताई जा सकती हैं, गद्य में उसका रस खराब हो जाएगा। ऐसे ही आपका क्या है, तीसरा क्वेश्चन आता है जिसमें पात्रों का निर्माण और यथार्थ। जैसे लेखक होते हैं तो पात्रों का निर्माण कैसे करना है, यथार्थता कितनी है, यानी वो पात्र क्या सही सच्चे पात्र है या काल्पनिक पात्र है। मतलब जो भी हम रचना करते हैं उस रचना में पात्र तो काल्पनिक होते हैं लेकिन वो सच्चे होते हैं। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं, हम उसी चीज़ पे लिखते हैं, लेकिन नाम और सीधे नाम न लेकर के हम क्या करते हैं, अलग नाम लेते हैं, अलग अलग पात्र बना देते हैं। तो यही इससे संबंधित क्वेश्चन है, आपके साहित्य में जो पात्र उभर कर आते हैं वही अत्यंत जीवंत लगते हैं। क्या ये पात्र आपके आसपास के वास्तविक जीवन से प्रेरित हैं या केवल आपके कल्पना लोक की उपज है? उसके बाद ये हो गया चौथा क्वेश्चन, भाषा और शिल्प। आज के दौर में जब भाषा का सरलीकरण, इंग्लिश या अन्य मिश्रण बढ़ रहा है, आप अपनी भाषा की शुद्धता और संप्रेषणीयता के बीच संतुलन कैसे बनाए रखते हैं? ठीक है, जब आज के टाइम पे कोई कैसे भी लिख रहा है ना, भाषा को लेकर बहुत दिक्कत हो रही है, तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट आपका है सामाजिक प्रतिबद्धता। कहा जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। वर्तमान युग की विसंगतियों को देखते हुए एक साहित्यकार के रूप में आप समाज के प्रति अपनी क्या जिम्मेदारियां महसूस करते हैं? ठीक है, आज देखोगे भाई फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब किसी भी चीज़ पे, मतलब कुछ भी लोग लिख के कुछ भी पोस्ट करते रहे हैं, अब कोई वो नहीं है, हम खुल्लम खुल्ला सब चल रहा है। ठीक है, उसके बाद 6वां नंबर, रचनात्मक संकट। हर रचनाकार के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं। यानी हर टाइम, हर सबके जीवन में सारे फेज आते हैं। किसी के 20 की उम्र में आ जाता है, किसी के उम्र वही 30 के आता है, मतलब कुछ लोगों की उम्र में कुछ चीज़ें लेट से आती है, लेकिन हर आदमी को हर फेज से गुजरना होता है। अब उस फेज को आदमी कैसे टेकल करेगा, वो उस आदमी के आसपास की उपस्थित माहौल पे, अमीर है, गरीब है, मतलब डरपोक है या साहसी, उस पर डिपेंड करेगी कि वो कैसे उस चीज़ से बाहर निकल जाता है या उस फेज को कैसे फेस करता है। तो इसे रचनाकार के जीवन में भी आते हैं फेज, तो उससे संबंधित है। हर रचनाकार के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब सब साथ छोड़ देते हैं, तो सब बचते ही नहीं है, बिल्कुल क्रिएटिविटी ब्लॉक हो जाती है। मौन के क्षणों से आप कैसे बाहर निकलते हैं? क्या वह मौन भी सृजन का हिस्सा है? हाँ, और वो मौन भी सृजन का हिस्सा होता है।
मौन ही क्या है, सबसे बड़ा शोर होता है, जो जो दुनिया को सुनाई नहीं देता, वो केवल एक व्यक्ति को ही सुनाई देता है। और उस मौन से, जब मौन का विस्फोट होता है तो बहुत सारी चीजें निकल के आती हैं। नेक्स्ट आता है आपका 7, आलोचना और आलोचक और आलोचना। मतलब सबकी आलोचना होती है, लेखकों की भी होती है। कोई जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हुए, वो तो सबकी आलोचना ही करते हैं, वो सबसे बहुत बड़े आलोचक हैं रामचंद्र, लेकिन वो अच्छा लगता है। आलोचक और आलोचना। आपकी किसी विशिष्ट रचना, जैसे कोई रचना का नाम लिख दीजिए कि जब तीखी आलोचना हुई तो आपने उससे किस रूप में लिया। क्या आलोचना एक लेखक को बेहतर बनाती है या उसकी मौलिकता को बाधित करती है। अब जैसे अभी है, मतलब आप कुछ ऐसा लेख लिख के पोस्ट कर दो या डाल दो, देखो कितने लोग आपको ट्रोल करेंगे, लेकिन वो है आपकी मौलिकता। आप चीज़ों को देख रहे हो, उस पर आपने लिखा है, आपके भाव निकले, लोग उस पर ट्रोल करें, आप उससे क्या करते हैं, कैसे अपने आप को संभालते हैं, क्या उस अपनी मौलिकता छोड़ते हैं, आप उसी को लिखते हैं बार बार, या कैसे करते हैं। तो इससे संबंधित एक क्वेश्चन है। सामाजिक समकालीन साहित्य और तकनीकी, जैसे अभी के समय के लिए अच्छा क्वेश्चन है। डिजिटल युग और सोशल मीडिया के दौर में साहित्य की पहुंच तो बढ़ी है, लेकिन गहराई कम हुई है ना। इस इंस्टेंट युग में आप गंभीर साहित्य के भविष्य को कहाँ देखते हैं। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन। निजी दर्शन और विचार की, क्या एक लेखक को किसी विशिष्ट विचारधारा जैसे मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद या गांधीवाद से संबंधित या बंधना चाहिए, या लेखक का केवल सत्य के प्रति आग्रह होना चाहिए। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, भावी पीढ़ियों को परामर्श। आज के युवा रचनाकार जो रात रात प्रसिद्ध होना चाहते हैं, उन्हें आप साहित्य की साधना और धैर्य के विषय में क्या संदेश देना चाहेंगे। संक्षिप्त, प्रभावी विश्लेषण। लेखक की सार्थकता एक उत्कृष्ट साक्षात्कार वही है जिसमें प्रश्न लघु हो लेकिन उनके ऊपर विस्तृत चिंतन की मांग करें। ऊपर दिए गए प्रश्न इसी प्रकार के हैं, ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्योंकि मैंने आंसर को अच्छे से तैयार किया है, ये इसमें टाइम लग रहा है, मैं एक्सप्लेन करना हूँ अच्छे से। स्तंभ लेखन, जैसे ये अखबार है, इसमें अखबार में डेली कुछ चीज़ें रोज रोज आती रहती है, तो इस तरह से एक स्तंभ लेखन भी होता है। एक स्तंभ लेखन से आप क्या समझते हैं। स्तंभ लेखन के महत्व, यह स्तंभ है और सामाजिक सरोकार में प्रकाश डालना है। स्तंभ लेखन क्या है, यह पत्रकारिता की वह विधा है जहां लेखक किसी विशिष्ट विषय पर अपने व्यक्तिगत विचार, विश्लेषण और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। यह समाचारों के वस्तुनिष्ठ विवरण से अलग एवं आत्मनिष्ठ अभिव्यक्ति है। स्तंभ लेखन का अर्थ क्या होता है, स्वरूप क्या है। स्तंभ लेखन किसी समाचार पत्र या पत्रिका का वह नियमित कोना है, जैसे कोई जो किसी ख्यातनाम लेखक या विशेषज्ञ के लिए आरक्षित होता है, नहीं उस जगह पे हमेशा उसी का लेख छपेगा, तो स्तंभ लेखन। इसका एक निश्चित नाम, जैसे तीखी बात, दुनिया मेरे आगे आदि, और निश्चित स्थान होता है। स्तंभ लेखन की मुख्य विशेषताएं, नियमितता, यह साप्ताहिक पाक्षिक अंतराल पर प्रकाशित होता है। लेखकीय व्यक्तित्व, इसमें लेखक की अपनी शैली और हस्ताक्षर होते हैं। विषय, जैसे झंकार आता है उसमें, दैनिक जागरण में, एक और भी बहुत सारे आते हैं उसमें, द हिंदू में भी आते हैं। लेखकीय व्यक्तित्व, इसमें लेखक की अपनी जीवन शैली और हस्ताक्षर होते हैं। विषय विविधता, राजनीतिक, समाज, खेल, सिनेमा या सामयिक घटनाओं पर आधारित होते हैं। स्वतंत्र विचार, लेखक संपादन के विचारों से हटकर अपनी राय रखने के लिए स्वतंत्र होता है। स्तंभ लेखन के इतिहास और विकास क्या है देख लीजिए। काल, स्वरूप और प्रमुख उदाहरण,
जैसे प्रारंभिक काल में 19वीं सदी में सुधारवादी और चेतना प्रधान होता था इसका प्रकृति। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र हुए, और जैसे स्वतंत्रता पूर्व राष्ट्रवाद और जन जागरण इसमें मुख्य विषय होते थे। जिसे शिव शंभू के चिट्ठे बाल मुकुंद गुप्त के द्वारा स्तंभ संपादन किया जाता है। स्वतंत्रता पश्चात जैसे वैचारिक विश्लेषण और बौद्धिकता, जैसे धर्मवीर भारती जी का, अज्ञेय जी का, रघुवीर सहाय का। आधुनिक और डिजिटल काल में जैसे व्यंग, डेटा आधारित त्वरित टिप्पणी, जैसे प्रभास जोशी, कुलदीप नैयर, एक रवीश कुमार स्तंभ लेखन करते हैं लोग। स्तंभ लेखन के महत्व। स्तंभ लेखन केवल एक लेख नहीं है, बल्कि समाचार पत्र की साख और उसकी आत्मा होता है। इसके महत्व को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है। जैसे जनमत का निर्माण, जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों को सरल भाषा में समझाकर यह जनता की राय बनाने में मदद करता है। यह पाठकों से जुड़ाव, कई पाठक तो केवल इस स्तंभ के लिए, यानी उसमें जो उनका पसंदीदा स्तंभकार होगा उनको पढ़ने के लिए केवल अखबार खरीदेंगे। यह पाठकों और पत्र के बीच एक भावनात्मक सेतु है। अब तो लोग अखबार वगैरह कम ही पढ़ते हैं, तो सब मोबाइल पे ही आ जाता है। लेकिन मोबाइल में भी होता है, ब्लॉग वगैरह होते हैं, या जो उसमें जो मुख्य होते हैं उसी को लोग देखते हैं, जो अच्छे होते हैं। विषय का गहरा विश्लेषण, जहाँ समाचार केवल किया हुआ बताता है, वही स्तंभ क्यों और कैसे के साथ भविष्य के प्रभावों का भी विश्लेषण करता है। लोकतांत्रिक प्रहरी, यह सत्ता का आलोचना और जनहित के मुद्दे को निडरता से उठाने का सशक्त माध्यम है। सामाजिक सरोकार और उत्तरदायित्व, इसमें क्या है, हाशिए की आवाज। स्तंभ लेखन का सीधा संबंध समाज की भलाई और चेतना से होता है। एक स्तंभकार के सामाजिक सरोकार निम्नलिखित रूपों में दिखता है, जैसे हाशिए की आवाज, समाज के दबे कुचले वर्ग, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के मुद्दों को मुख्य धारा में लाना, सत्य की खोज, भ्रामक सूचनाओं के दौर में तथ्यों के साथ समाज को सही दिशा दिखाना, नैतिक मूल्यों की स्थापना, भ्रष्टाचार, कुरीतियों और अन्याय के खिलाफ लिखकर सामाजिक नैतिकता को जीवित रखना, सांस्कृतिक चेतना, भाषा, कला और संस्कृति के प्रति समाज को जागरूक करना। प्रभावी स्तंभ लेखन के तत्व, उदाहरण और तथ्य। स्तंभ लेखन, ये देखिए इंपॉर्टेंट कोट है, स्तंभ लेखन वह है जो भीड़ में खड़ा होकर भी अपनी अलग दृष्टि रखता है। यानी स्तंभ लेखक वह है जो भीड़ में खड़ा होकर भी अपनी अलग दृष्टि रखता है। प्रभावी स्तंभ लेखक इन पहलुओं में ध्यान रखना चाहिए, जैसे नूतनता, पुराने तथ्यों को नए नजरिए से पेश करना, तीखापन, व्यंग, जैसे हरिशंकर परसाई, शरद जोशी के स्तंभों ने दिखाया कि कैसे व्यंग के माध्यम से गहरी सामाजिक चोट की जा सकती है। अभी भी कई बार आते हैं अखबार वगैरह में व्यंग, मैं देखता हूँ कभी कभी टाइम मिलता है तो। तथ्यात्मकता, केवल भावनाओं पर नहीं बल्कि ठोस आंकड़ों और संदर्भों पर आधारित होना चाहिए। संबंध, उदाहरण जैसे कुलदीप नैयर, उनके स्तंभ बिटवीन द लाइन ने दर्शकों तक भारतीय राजनीति के अंदरूनी परतों को खोला। प्रभास जोशी, कागज कोरे के माध्यम से उन्होंने जन सरोकार की पत्रकारिता को नई ऊंचाई दी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि स्तंभ लेखन पत्रकारिता का वह नगीना है जो सूचनाओं के अंबार के बीच पाठकों को विचार करने की दृष्टि प्रदान करता है। इसका महत्व इसकी निष्पक्षता और सामाजिक प्रतिबद्धता में निहित है। आज के डिजिटल युग में जहाँ सूचनाएं बहुत संक्षिप्त हो गई हैं, स्तंभ लेखन ही वह विधा है जो गहराई और पक्वता को बचाए हुए है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। फोटो पत्रकारिता पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। फोटो पत्रकारिता नाम से स्पष्ट है, फोटो जर्नलिज्म केवल चित्र खींचने की कला नहीं है, बल्कि यह दृश्य के माध्यम से सच बोलने की सशक्त विधा है। एक तस्वीर हजारों शब्दों के बराबर होती है और फोटो पत्रकारिता इसी सिद्धांत को चरितार्थ करती है। नीचे फोटो पत्रकारिता और आयामों, इतिहास, महत्व का एक विस्तृत विश्लेषण यहाँ पर दिया गया है।
फोटो पत्रकारिता में क्या है, अर्थ क्या है? फोटो पत्रकारिता का वह रूप है जिसमें शब्दों के स्थान पर दृश्यों का उपयोग करके समाचार की कहानी सुनाई जाती है, जिसमें सामयिकता, चित्र का संबंध वर्तमान घटनाओं से होता है। वस्तुनिष्ठता, चित्र को सच्चाई के साथ बिना किसी काट छाट के प्रस्तुत किया जाता है। कथानक, चित्र अपने आप में एक पूरी कहानी बयां करती है। ऐतिहासिक विकास क्रम, ऐतिहासिक विकास क्रम क्या है देख लीजिए। निम्नलिखित है काल विशेषताएं, प्रमुख तकनीकें। जैसे प्रारंभिक काल 1850 से 80 के आसपास, युद्ध की फोटोग्राफी की शुरुआत। टैग्रोटाइप, गिली प्लेट प्रक्रिया, ये एक दृश्य बनाने की टेक्निक है। टैग्रोटाइप और गिली प्लेट से बाद में कभी अलग से चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हमारे टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसमें। स्वर्ण युग 1930 से 1950, लाइफ और लुक जैसी पत्रिकाओं का उदय। 35 mm लाइका कैमरा, फ्लैश बल्ब का आविष्कार। टेलीविजन युग 1960 से 80 के आसपास, रंगीन फोटोग्राफी का आगमन, कॉम्पैक्ट कैमरा और बेहतर जूम लेंस, अब जूम करके अच्छे से दृश्य लिया जा सकता है। डिजिटल क्रांति 1990 से और अब तक, अब क्या ही पूछना, आप देख ही रहे हो, इंटरनेट और सोशल मीडिया का प्रभाव, डीएसएलआर, स्मार्टफोन, इंस्टेंट ट्रांसमिशन, उसको क्या बोलते हैं, रोबोट, और ये जो उड़ता है चलिए आगे चलते हैं। फोटो पत्रकारिता के प्रकार। फोटो पत्रकारिता केवल दंगों या युद्धों तक सीमित नहीं है, इसके विभिन्न रूप हैं। जैसे न्यूज फोटो पत्रकारिता, ये तत्कालिक घटनाओं, दुर्घटनाओं, विरोध जानती को कवर करना। खेल फोटो पत्रकारिता, खेल के मैदान की गति और भावनाओं को कैद करना। फीचर फोटो पत्रकारिता, मानवीय संवेदनाओं, संस्कृति और जीवन शैली पर केंद्रित। युद्ध फोटो पत्रकारिता, संघर्ष क्षेत्रों से विचलित करने वाली लेकिन सच्ची तस्वीरें। प्रभावशाली उदाहरण जिन्होंने इतिहास बदल दिया। फोटो पत्रकारिता के कुछ प्रभावशाली उदाहरण है, ये देखते हैं। कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्होंने वैश्विक, अब टाइम नहीं है, मैं आपको फिगर भी दिखाता, कभी अगले वीडियो में दिखाएंगे। ऐसी तस्वीरें जिन्होंने वैश्विक नीतियों, जनमत को बदलने का काम किया। वियतनाम युद्ध 1972 में निक अटर द्वारा खींची गई नेपाम गर्ल की तस्वीर ने अमेरिका में युद्ध विरोधी लहर पैदा कर दी। सूडान का काल 1993 में केविन कार्टन की गिद्ध और छोटी बच्ची वाली तस्वीर ने दुनिया का ध्यान आकर्षित किया। दुनिया का ध्यान अफ्रीकी भुखमरी की ओर खींचा। सीरिया संकट 2015, समुद्र तट पर मृत मासूम आयलन कुर्दी की तस्वीर ने शरणार्थी संकट पर वैश्विक विमर्श बदल दिया। भोपाल गैस त्रासदी 1984 में पाब्लो बार्थोलोम्यू द्वारा खींची गई दफन होते बच्चे की तस्वीर ने औद्योगिक लड़ाई की भयावहता को दिखाई। नैतिकता और चुनौतियां। एक फोटो पत्रकार के सामने कई नैतिक द्वंद्व होते हैं। सत्यता बनाम संपादन, ये सबसे बड़ा दिक्कत है। आज के टाइम में तो और दिक्कत है, एआई आ गया है, डिजिटल आ गया, पता ही नहीं चलता है ये फोटो सही है या फेक है। एक कोई घटना होती है, उसके कितने सारे फोटो तैयार हो जाते हैं भाई। सत्यता बनाम संपादन, क्या तस्वीर को आकर्षक बनाने के लिए एडिट करना सही है? पत्रकारिता के नियमों के अनुसार बिल्कुल नहीं। तस्वीर को आकर्षक बनाने के लिए एडिट करना बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसा तस्वीर है वैसे ही आपको दिखाना चाहिए, लेकिन आज के टाइम पे क्या हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। निजता का अधिकार, क्या किसी की पीड़ा को उसकी अनुमति के बिना सार्वजनिक करना उचित है? ये भी अनुचित ही है। सुरक्षा जोखिम, युद्ध और दंगों के बीच दौरान फोटो पत्रकार अक्सर अपनी जान जोखिम में डालते हैं। अब तो यहाँ से बैठे बैठे रिपोर्टिंग कर देते हैं, एक कमरे में बैठ के लाहौर चले जाते हैं और लाहौर से ही वहाँ अमेरिका में हो रही जो बमबारी उसके नीचे चले जाते हैं, पता नहीं कैसे। आधुनिक दौर और डिजिटल परिवर्तन,
आज के दौर में सिटीजन जर्नलिज्म का उदय हुआ। सिटीजन जर्नलिज्म स्मार्टफोन के कारण, मतलब सिटीजन मतलब हर नागरिक, इंस्टाग्राम पे देख लो, फेसबुक पे देख लो, मतलब कोई भी कहीं वीडियो बना के डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उदय हुआ स्मार्टफोन के कारण हर नागरिक एक संभावित फोटो पत्रकार है। हालांकि इससे फेक न्यूज और डॉक्टर्स इमेजेस छेड़छाड़ की गई तस्वीरों का खतरा भी बढ़ा है। एआई द्वारा निर्मित की, अभी मैंने शुरू में ही बताया, आज फोटो पत्रकारिता की सबसे बड़ी चुनौती है। तो निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि फोटो पत्रकारिता इतिहास का फर्स्ट ड्राफ्ट है। यह वह माध्यम है जो भाषा की बाधाओं को तोड़ता है। एक अनपढ़ व्यक्ति भी तस्वीर देखकर खबर समझ सकता है। भविष्य में तकनीकी कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, एक फोटो पत्रकार की मानवीय दृष्टि और सही समय पर सही जगह होने की क्षमता का कोई विकल्प नहीं होगा। तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिपोर्टर में किन किन विशेषताओं का होना आवश्यक है? तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। यदि आप रिपोर्टर बनना चाहते हैं तो ध्यान रखकर सुनिएगा। एक सफल और प्रभावशाली रिपोर्टर पत्रकार बनना केवल सूचनाएं एकत्रित करना नहीं होता है, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही और सत्य के अन्वेषण की निरंतरता प्रक्रिया। जैसे अभी कुछ दिन पहले कितने फेक न्यूज, कभी धर्मेंद्र जी भी जिंदा उनको मार दिया जा रहा है, मतलब कोई एडमिट है, वो बाथरूम जा रहा है, उसको उसके पत्रकार, मतलब क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो ये आपका केवल सूचनाएं इकट्ठा करना मात्र नहीं है, बल्कि समाज के प्रति जवाबदेही और सत्य अन्वेषण की एक निरंतर प्रक्रिया है। एक रिपोर्टर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का वह सजग प्रहरी होता है जो अदृश्य को दृश्य और अनसुने को मुखर बनाता है। नीचे एक रिपोर्टर के अनिवार्य गुणों का तर्कपूर्ण व्यवस्थित विवरण दिया गया है। रिपोर्टर की अनिवार्य विशेषताओं का विश्लेषण क्या है? एक रिपोर्टर के व्यक्तित्व और कार्यशैली में निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है। ये देखते हैं। सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता होना चाहिए भाई। रिपोर्टर के प्राथमिक धर्म है तथ्य, उसे पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए ना, किसी पार्टी के किसी सत्ता का तलवे नहीं चाटने चाहिए। घटना को ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना चाहिए। जिज्ञासा और खोजी प्रवृत्ति होना चाहिए। एक अच्छी रिपोर्ट की नींव क्यों, कैसे और कब, कहाँ और कौन 5 Ws एंड 1 H के जवाबों पर टिकी होती है। धैर्य और साहस, अक्सर रिपोर्टर को कठिन परिस्थितियों या शक्तिशाली लोगों के विरुद्ध रिपोर्ट करनी होती है, जहां अडिग रहना आवश्यक होता है, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ा दिक्कत बना हुआ है। संवाद कौशल, जटिल सूचनाओं को सरल और प्रभावशाली भाषा में जनता तक पहुंचाना एक कला है। समयबद्धता, समाचार की दुनिया में समय ही सब कुछ है, बासी खबर अपना महत्व खो देते हैं, ठीक है। और आइए कुछ इसमें तालिका से देख लेते हैं। विशेषता, तर्क, महत्व और वास्तविक जीवन का उदाहरण से। निष्पक्षता क्या है? रिपोर्टर किसी का पक्ष नहीं लेता, किसी पक्ष का नहीं बल्कि सत्य का पक्षधर होता है। चुनाव कवर करते समय अपनी राजनीतिक विचारधारा को अलग रखना चाहिए ना। सजगता, घटना पल भर में बदल सकती है, रिपोर्टर को हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान अचानक हुई हिंसा या भगदड़ को तुरंत कवर करना है। उदाहरण, विशेषता, तकनीकी ज्ञान, डिजिटल युग है तो इसमें तकनीकी ज्ञान में कैमरा, रिकॉर्डिंग, सोशल मीडिया का ज्ञान अनिवार्य है। जीवन, जैसे मोजो के माध्यम से मौके से तुरंत वीडियो अपलोड करना। मोबाइल, मोजो मतलब मोबाइल जर्नलिज्म। नेटवर्किंग, मजबूत सूत्र ही एक्सक्लूसिव खबरों की आधार होते हैं। किसी घोटाले की जानकारी सरकारी विभाग के अंदरूनी सूत्रों से प्राप्त करना, इसमें लिंक मजबूत होना चाहिए। सोर्स, कानूनी समझ, मानहानि और प्रेस कानूनों का ज्ञान रिपोर्टर को अदालती झमेले से बचाता है। संवेदनशील मामलों में आरोपी और दोषी के बीच का अंतर समझना, वरना किसी के प्रति आप कोई भी खबर छाप दे रहे हो, मानहानि का केस कर देगा। रिपोर्टिंग के काल और विकसित होने के आयाम। पत्रकारिता का स्वरूप समय के साथ बदलता है।
जिसने रिपोर्टर की विशेषताओं को मांग को भी बदला है। जैसे स्वतंत्रता पूर्व काल, मिशनरी दौर, इस काल में रिपोर्टर एक क्रांतिकारी था। मुख्य विशेषता राष्ट्रभक्ति और निर्भीकता थी, जैसे तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी। स्वतंत्रता पश्चात व्यावसायिक दौर, जहां वस्तुनिष्ठता और विकासपरक रिपोर्टिंग पर जोर दिया गया। समकालीन, अभी के दौर में आज गति और मल्टीटास्किंग सबसे बड़ी विशेषता है। एक ही समय में लिखना, ट्वीट करना, वीडियो बनाना आवश्यक हो गया है। ठीक है, तो ये समय के साथ रिपोर्टिंग के काल और विकसित होने उनकी मांग भी बढ़ गई है, उनको और भी अच्छे से अपने आप को बनाना है। प्रभावी रिपोर्टिंग के सिद्धांत, तर्क। अब क्या है, पत्रकारिता वह है जो कोई और दबाना चाहता है, बाकी सब जनसंपर्क है। किसी ने कहा है पत्रकारिता वह है जो कोई और दबाना चाहता है, बाकी सब जनसंपर्क है, PR है। तथ्यात्मक शुद्धता, गलत तथ्य न केवल रिपोर्ट की साख गिराते हैं बल्कि समाज में भ्रम भी फैला सकते हैं। सहानुभूति, मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी खबरें जैसे दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा को कवर करते समय रिपोर्टर को संवेदनशील होना चाहिए, न कि केवल TRP के पीछे भागना चाहिए। संक्षिप्तता और स्पष्टता, आज के पाठक और दर्शक के पास समय कम है, कम शब्दों में पूरी बात कहना ही प्रभावी रिपोर्टिंग है। मतलब रील बहुत ज़्यादा देखना है और चीज़ कामों के लिए टाइम नहीं है। रील में आप 2-3 घंटे दे दो, लेकिन बैठ के पढ़ नहीं सकते, तो लंबी वीडियो नहीं दे सकते। आज के टाइम का ये दौर है। एक रिपोर्टर की सामाजिक जिम्मेदारी, एक रिपोर्टर केवल सूचनाओं का वाहक नहीं है बल्कि वह समाज का मार्गदर्शक भी है। जब एक रिपोर्टर किसी भ्रष्टाचार को उजागर करता है तो वह व्यवस्था में सुधार का तर्क देता है। जब वह हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज़ उठाता है तो वह न्याय की नींव रखता है। अतः नैतिकता एक रिपोर्टर का सबसे बड़ा आभूषण है। संक्षेप में कह सकते हैं कि एक आदर्श रिपोर्टर वह है जिसके पास चील जैसी आंखें, नज़र, घोड़े जैसी रफ्तार और एक संवेदनशील हृदय हो। उसे सूचनाओं के अंबार में सत्य को छानने की कला आनी चाहिए। तकनीकी रूप से सक्षम, नैतिक रूप से सुदृढ़ रिपोर्टर ही आज के इन्फोडेमिक सूचनाओं की बाढ़ के दौर में अपनी प्रशंसनीयता बनाए रख सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया कंप्लीट। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इसमें कुछ चीज़ें उस पर क्या करना है, आपको टिप्पणी लिखना है। जैसे क्राइम रिपोर्टिंग की चुनौतियाँ। क्राइम रिपोर्टिंग की चुनौतियाँ क्या हैं? क्राइम रिपोर्टिंग पत्रकारिता सबसे रोमांचित लेकिन उतनी ही चुनौतीपूर्ण है। एक क्राइम रिपोर्टर न केवल समाज के काले पक्ष को उजागर करता है बल्कि कानून व्यवस्था और न्याय प्रणाली के बीच एक सेतु का कार्य करता है। प्रमुख चुनौतियां क्या है इसमें? विश्वसनीयता और जल्दीबाजी। सबसे पहले खबर दिखाने की होड़ में अक्सर तथ्यों की पुष्टि छूट जाती है, जिससे गलत सूचनाएं फैलने का डर रहता है। कानूनी बाधाएं, तो विश्वसनीयता बनाए रखना है, जल्दीबाजी नहीं करना है। कानूनी बाधाएं, जांच के दौरान स्वयं से जानकारी उजागर करने से कोर्ट की अवमानना या जांच प्रभावित होने का खतरा। व्यक्तिगत सुरक्षा, अपराधों और माफिया गिरोहों के खिलाफ लिखने पर जान का खतरा और धमकियां मिलना आम बात है। ठीक है, इतना आसान भी नहीं है पत्रकारिता, क्राइम रिपोर्टिंग। नैतिक द्वंद्व, पीड़ित की गोपनीयता बनाए रखना और विचलित करने वाले दृश्यों, ग्राफिक कंटेंट को दिखाने से बचना एक बड़ी चुनौती है। सूत्रों का प्रबंधन, पुलिस और चश्मदीदों से जानकारी निकालना कठिन होता है क्योंकि अक्सर सूचनाएं पक्षपाती हो सकती हैं। कोई भी अपने को बचाना ही चाहेगा। क्राइम रिपोर्टिंग एक संक्षिप्त विवरण है। पक्ष, मुख्य तथ्य, विवरण और प्रासंगिक उदाहरण। साक्ष्य आधारित रिपोर्टिंग अनिवार्य है, जैसे जेडे हत्याकांड पत्रकार की सुरक्षा का मुद्दा था। उसके बाद आता है काल, रियल टाइम अपडेट का दबाव, जैसे 26/11 मुंबई हमला, लाइव कवरेज की चुनौती। संबंध, पुलिस, न्यायपालिका और जनता के बीच तालमेल, जैसे अरूसी तलवार केस, मीडिया ट्रायल बनाम न्यायालय। जोखिम, शारीरिक हमला, मानहानि के मुकदमे, निर्भया केस में पीड़िता
की पहचान गुप्त रखना। ठीक है, ये सब उदाहरण है। इसके बाद क्या है, प्रभावी रिपोर्टिंग के सूत्र। एक सफल क्राइम रिपोर्टर के सनसनी के बजाय सत्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रिपोर्टर के रिपोर्टिंग के द्वारा भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता जो हो गया है और मानवाधिकारों का ज्ञान होना आवश्यक है। अक्सर मीडिया ट्रायल के कारण आरोपी को अदालत के फैसले से पहले ही दोषी मान लिया जाता है, जो न्यायिक प्रक्रिया के खिलाफ है। क्राइम निष्कर्ष। क्राइम रिपोर्टिंग केवल अपराध की कहानी सुनाई नहीं है, बल्कि अपराध के पीछे के सामाजिक कारणों का विश्लेषण करना और व्यवस्था को जवाबदेह बनाना। इसमें साहस के साथ साथ संयम और कानूनी समझ की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। ठीक है, कहानी की भाषा शैली। क्या होता है, कहानी की भाषा शैली वह माध्यम है जिसके द्वारा लेखक अपनी कल्पना और विचारों को पाठक के हृदय तक पहुंचाता है। यह केवल शब्दों का चयन नहीं है, बल्कि कहानी का व्यक्तित्व है। कहानी की भाषा शैली के मुख्य स्तंभ क्या हैं, देख लीजिए। कहानी प्रभावशाली कहानी में सरलता, सजीवता का प्रवाह होना अनिवार्य है। इसे लेखक समझने के नीचे दिया गया है। शब्द का चयन, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी शब्दों का संतुलित प्रयोग, पात्र और परिवेश की वास्तविक बनाना। अब जो जहाँ का पात्र है, अब कोई कहानी लिखोगे मतलब अलग अलग जगह अलग अलग लोकेशन होंगे, तो वहाँ की भाषाएं भी अलग अलग हो जाएंगी, वहाँ शब्द भी अलग अलग यूज होंगे, तो उस तरह से उसमें आपको सरलता और प्रवाह भी दिखाना पड़ेगा। वाक्य विन्यास, छोटे और प्रभावशाली वाक्यों का प्रयोग, कहानी की गति बनाए रखना, बिंब और प्रतीक, दृश्य, श्रव्य और भावनात्मक चित्रों का निर्माण, पाठक की कल्पना को जागृत करना। संवाद शैली, पात्रों के स्वभाव और शिक्षा के अनुरूप बातचीत, चरित्र में गहराई लाना। इसके बाद आता है काल और वातावरण का प्रभाव। भाषा हमेशा कहानी के काल और परिवेश से संबंधित होती है। जैसे ऐतिहासिक कहानी, इसमें भाषा क्लिष्ट और तत्सम प्रधान हो सकती है, जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ। ग्रामीण परिवेश, यह आंचलिक शब्दों और मुहावरों की प्रधानता हो सकती है, जैसे प्रेमचंद की कहानियाँ। आधुनिक शहरी कहानियाँ, जैसे इसमें अंग्रेजी और इंग्लिश के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है। ऐसे इस शैली के विविध रूप, जैसे वर्णनात्मक शैली, जहाँ लेखक स्वयं घटना का वर्णन करता है। उदाहरण से सांझ ढल रही थी, आसमान में लालिमा छाई थी और पंछी अपने नीड की ओर लौट रहे थे। पत्रात्मक डायरी शैली, जहाँ कहानी पात्रों या डायरी के पन्नों के माध्यम से आगे बढ़ती है। मनोविश्लेषणात्मक शैली, पात्रों के अंतर्मन और द्वंद्वों को दर्शाने, जैसे जयेंद्र की कहानियाँ। व्यंग्यात्मक शैली, समाज की कुरीतियों पर कटाक्ष करना, जैसे हरिशंकर परसाई की शैली। निष्कर्ष, जैसे हरिशंकर परसाई की बहुत बड़ी कहावत है कि अगर घर में दो भाई हैं, दोनों की नौकरी नहीं लगी, तब पूरे देश में बेरोजगारी है। बड़े भाई की नौकरी होते ही आधी बेरोजगारी खत्म, छोटे भाई की लगी बेरोजगारी खत्म सारा, ऐसे कुछ लिखा है इन्होंने। तो संक्षेप में कहना है कि कहानी की भाषा शैली शिल्प और संवेदना का संगम है। सफल भाषा वही है जो पाठक को यह महसूस न होने देगी वह पढ़ रहा है, बल्कि उसे लगे कि वह उस घटना को जी रहा है। मुहावरों और लोकोक्तियों का सटीक प्रयोग भाषा में प्राण फूंक देता है। अब आता है राजनीतिक पत्रकारिता क्या है। राजनीतिक पत्रकारिता लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मानी जाती है, बट अब तो क्या ही कहें। इसका मुख्य कार्य सत्ता के गलियारों की खबरों को जनता तक पहुंचाना है, सरकार की नीतियों का विश्लेषण करना और जनमत तैयार करना है। नीचे राजनीतिक पत्रकारिता का संक्षिप्त प्रभावी विश्लेषण दिया गया है। राजनीतिक पत्रकारिता एक परिचय। राजनीतिक पत्रकारिता केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं है, बल्कि यह सत्ता, नीति और जनता के बीच एक सेतु है। इसका उद्देश्य शासन व्यवस्था में पारदर्शिता लाना और जवाबदेही तय करना होता है। इसमें चुनावी विश्लेषण, विधायी कार्यवाही और राजनीतिक दलों के आंतरिक गतिविधियों का सूक्ष्म अध्ययन शामिल है। इसमें कुछ दिया गया है कार्यक्रम तालिका के रूप में। स्वतंत्रता पूर्व क्या था, राष्ट्र और जन जागरण का माध्यम, राष्ट्रवाद और जागरण का माध्यम था। जैसे तिलक का केसरी और गांधी जी का हरिजन। उसके बाद था स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्र निर्माण और संस्थागत रिपोर्ट। नेहरू
युग की संसदीय रिपोर्टिंग, आपातकाल 75 के दौरान, प्रेस की स्वतंत्रता का दमन और संघर्ष, द इंडियन एक्सप्रेस का खाली संपादकीय, ना खाली आ जाता, संपादकीय में खाली रहता था। गठबंधन युग, क्षेत्रीय दलों का उभार और जोड़ तोड़, 1990 के दशक का अस्थिर राजनीति, डिजिटल युग, सोशल मीडिया, डेटा और 24/7 आवर कवरेज, वर्तमान ओपिनियन पोस्ट, ट्विटर, पॉलिटिक्स। ठीक है, आज जितना आसान है उतना ही कठिन भी है। उसमें क्या है, स्वतंत्रता पश्चात राजनीतिक पत्रकारिता का मुख्य आयाम, संसदीय रिपोर्टिंग, संसद के सत्रों, बिलों पर बहस और विधायी प्रक्रियाओं की जानकारी देना, चुनावी कवरेज, मतदान का रुझान, उम्मीदवारों की प्रोफाइल, जातिगत समीकरण और घोषणा पत्रों का विश्लेषण, खोजी पत्रकारिता। इसमें भ्रष्टाचार घोटालों का पर्दाफाश करने से बोफोर्स घोटाला, चारा घोटाला आदि, ओपिनियन और विश्लेषण, संपादकीय सॉरी दिख नहीं रहा है ये, कोई बात देख लीजिए। संपादकीय खेलों, लेखों के माध्यम से भविष्य की राजनीति का पूर्वानुमान लगाना, चुनौतियां और नैतिकता, वर्तमान समय में राजनीतिक पत्रकारिता की समझ की गंभीर चुनौतियां है। पेड न्यूज, धन के बदले अनुकूल खबरें छापना, बहुत बड़ा दिक्कत है। फेक न्यूज, सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाओं का प्रसार। पक्षपात, किसी विशेष विचारधारा या दल के प्रति झुकाव होना जिससे तटस्थता समाप्त हो जाती है। निष्कर्ष, एक सशक्त लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष और निर्भीक राजनीतिक पत्रकारिता अनिवार्य है। जब पत्रकार सत्ता से कठिन प्रश्न पूछना बंद कर देते हैं तो लोकतंत्र कमजोर होने लगता है। आज के दौर में तकनीकी प्रगति ने जहां सूचनाओं को तीव्र किया है, वही तथ्य जांच की जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। चौथा है समाचार के स्रोत। समाचार के स्रोतों का विकास मानव सभ्यता की सूचना पाने की तीव्र इच्छा का परिणाम है। प्राचीन काल में जहां सूचनाएं नगाड़ों या पक्षी के माध्यम से आती थी, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल माध्यम ने इसे तत्काल बना दिया है। समाचार स्रोतों का वर्गीकरण, पारंपरिक स्रोत, प्राचीन से मध्यकाल, शिलालेख, राजा के दूत, नगाड़े, लोकगीत। सीमित प्रसार, अत्यधिक समय, विशेषता सीमित प्रसार था, समय भी ज्यादा लगता था। मुद्रित स्रोत 18वीं सदी से, समाचार पत्र पत्रिकाएं, विश्वसनीय विस्तृत विश्लेषण। प्रसारण स्रोत 20वीं सदी के प्रारंभ से, रेडियो टेलीविजन से आकाशवाणी, दूरदर्शन, बीबीसी। दृश्य श्रव्य प्रभाव, व्यापक पहुंच। डिजिटल न्यू मीडिया 21वीं सदी में अभी जो चल रहा है, सोशल मीडिया, एक्स, ट्विटर, न्यूज पोर्टल्स इत्यादि एप्स, तत्कालीन और इंटरेक्टिव। संस्थागत स्रोत, निरंतरता, प्रेस विज्ञप्ति, सरकारी बुलेटिन, पीआईबी, शोध संस्थान, अत्यधिक आधिकारिक और प्रमाणित तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य एवं संवाददाता और रिपोर्टर। समाचार का सबसे प्राथमिक और जीवंत स्रोत ग्राउंड रिपोर्टिंग है। तो पत्रकार घटनास्थल पर जाकर तथ्यों का संग्रह करते हैं। समाचार एजेंसियां ये वैश्विक स्तर पर सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। जैसे भारत में पीटीआई और यूएनआई प्रमुख हैं जो अन्य समाचार पत्रों को फीड देती है। डिजिटल क्रांति, वर्तमान में सिटीजन जर्नलिज्म, आम नागरिक द्वारा दी गई सूचना एक बड़े स्रोत के रूप में उभरा है जिसे सोशल मीडिया के माध्यम से गति मिली। सरकारी राजपत्र, नीति और वैधानिक सूचनाओं के लिए सरकारी गजट और पीआईबी सबसे विश्वसनीय स्रोत माने जाते हैं। अतः निष्कर्षतः आज समाचार के स्रोत की में गति और सत्यता के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ी चुनौती है। जहां डिजिटल मीडिया सबसे तेज है, वहीं मुद्रित और अधिकारी स्रोत अपनी विश्वसनीयता बनाए हुए हैं। क्या आप किस ठीक है, तो ये आपका PHDC 115 ये आपका हो गया पूरा। और
चलिए, तो ये हमारा 9 क्वेश्चन पूरा हो गया। अभी 1 घंटा 5 मिनट का पूरा वीडियो हो गया। ठीक है, देख लीजिए, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे मैं और आगे कंटिन्यू कर सकूं। बाकी धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय पे, नए सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।